नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम इंडिया एंड वर्ल्ड करंट जीके पर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ बातें हैं जो आपको मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये कि एसएससी, रेलवे के सिस्टम में जो सरकारी तंत्र जो बिगड़ा हुआ है, उसके खिलाफ जो आपने मुहिम चलाई वो स्वागत योग्य है और आपको ये करनी भी चाहिए। उसका पुरजोर विरोध आपको करना चाहिए, जिसमें आप सफल होंगे, ऐसी मेरी कामना है। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं और पूरे मनोबल से, पूरी ईमानदारी के साथ और एकजुट होकर यदि हम अपने हक को मांगें, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई असफलता जैसा रूप हमारे सामने आ सकता है। ऐसा मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है और आपकी एकजुटता देखकर तो काफ़ी मुझे अच्छा भी लगा और मुझे लगता है आपको इसके अंदर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। दूसरी बात यह है कि हम चाहे मुहिम चलाएं, अच्छी बात है, हमें आंदोलन करना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक टीचर होने के नाते मैं ये भी चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा सुचारू रूप से साथ साथ रखें। हालांकि ये भी एक सच्ची ही है जो हमें स्वीकार करना पड़ता है। जब इस प्रकार का सिस्टम होगा तो हम पढ़ाई कैसे करें, इसको भी मैं मानता हूँ और स्वीकार भी करता हूँ। लेकिन फिर भी एक अध्यापक होने के नाते मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से साथ साथ रखें और इस मुहिम को भी ज़ोर शोर से आगे चलाएं। जो भी आपको वीडियोस भेजे गए हैं, किसी भी टीचर ने भेजे हो, और चाहे मैथ के टीचर हो, चाहे रीजनिंग के टीचर हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे जीके के हो, जिन्होंने भी इस मुहिम को आगे बढ़ाया, आपके नेतृत्व आपको एक नेतृत्व प्रदान किया, उनके मार्गदर्शन में आप इस मुहिम को आगे लेके जाए। उन्होंने जो वीडियोस भेजे हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी मुहिम को बल मिलेगा। ये मुहिम आपकी है और इसे जारी रखें जब तक कि आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले। तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसी मुहिम, कोरोना वायरस, इसी ताने बुने के चलते एक एग्ज़ाम हुआ है बीएसटीसी का। राजस्थान में एक एग्ज़ाम हुआ है बीएसटीसी का। उसमें जो पेपर हुआ है, मैं कुछ कहना चाहूँगा उस पेपर के बारे में। हम जो राजस्थान जीके पढ़ाते हैं या जो भी हमने करंट पढ़ाया, राजस्थान जीके या करंट जो भी हमने पढ़ाया, जिस रूप में पढ़ाया, इस पेपर में, बीएसटीसी के पेपर में 98% क्वेश्चंस नोट्स में से आए हैं। जो हम आपको नोट्स उपलब्ध करवाते हैं राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से, आपको जो भी ऑफलाइन उपलब्ध करवाए गए और जो कोरोना काल में जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल चलाया जा रहा है, उसमें जो आपको जो भी कंटेंट उपलब्ध करवाया गया, उसमें से 98% क्वेश्चंस वहाँ पर आपको मिले हैं। तो हमारी बात ये सार्थक हो जाती है, हमारा जो आदर्श वाक्य है कि वही पढ़ना है जो आपको दिया जाए, उसमें हम अपने आप को सफल मानते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जीके है, जनरल नॉलेज है, मैथ नहीं है, रीजनिंग नहीं है कि इसमें आप 100% ले जाएं। ले जाने वाले लेके भी जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है। 98% क्वेश्चन मिलना, मैं ये मानता हूँ, मेरे लिए और आपके लिए एक सकारात्मक परिणाम है। इसके लिए, इसकी जांच के लिए और आपको एक सामग्री, कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए मैं टेलीग्राम कर इस पेपर की, बीएसटीसी के पेपर की पीडीएफ भेज रहा हूं, पीडीएफ उपलब्ध करवा रहा हूं। मैं चाहूंगा जो बच्चे जितना कर चुके हैं मतलब जो बच्चे, जिन बच्चों ने सारा राजस्थान पढ़ा है वो जांचें, और जिन बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के माध्यम से जो टॉपिक पढ़े हैं
उन टॉपिक में से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको जांचें, और फिर हम जो आपको जो भी मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दें। हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये आपके सामने प्रूव है ये। तो दोस्तों, इस प्रूव के बाद में मैं आपको फिर एक बात कहना चाहूँगा, दिग्भ्रमित मत होइए, दिग्भ्रमित मत होइए। जो आपको दे रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। 14 से 15 बार पढ़ लीजिए। मेरे सामने कई बच्चों की समस्याएं आती है, कोई बेमतलब के क्वेश्चन भी पुटअप करते हैं, बेमतलब की किताबों के नाम भी पूछते हैं, और बेमतलब में पता नहीं कहाँ से सोशल मीडिया में से पता नहीं कौन सी क्यूज से जुड़े हुए हैं। समस्याएं बहुत ले रखी है तुम लोगों ने, खुद नहीं, तरह तरह से तुमने एक ताना बाना बुन रखा है। दोस्तों, नाकामयाबी इंतज़ार कर रही है, ध्यान रखें, इंतज़ार कर रही है आपका नाकामयाबी। यदि इस तरीके से चलोगे तो गलत हो जाएगा। परमात्मा आपको कामयाब बनाए, मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये रास्ता गलत होगा। आपको जो दिया जा रहा है उसको आप फॉलो करो, आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। जो बच्चे राजस्थान जीके पढ़ चुके हैं, आज यदि वो इस आधार पर चले, हमारे आधार पर चले थे, हमने जो बताया उसको फॉलो किया, उन्होंने उसको 15-15 बार जो नोट्स पढ़ लिए, वो 98% क्वेश्चन करके आए हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंपटीशन की 98% मेरिट जाती होगी। ये सफिशिएंट होता है, ध्यान रखें। हम 100% करेंगे तो हम 98% तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग भी कुछ जो भी तथ्य होते हैं उनको भरने में इतना सक्षम नहीं है। हम भूलते भी हैं, सब बातें होती हैं, बहुत बार रिपीट कर देते हैं तो भी भूल जाते हैं। तो इतना ये सफिशिएंट होता है। तो ध्यान रखें, कोई भी गड़बड़ी ना करें, कोई भी गड़बड़ी ना करें, निरंतर चलते रहे, अपने तैयारी को लगातार धार देते जाएं, बस, और कुछ नहीं करना। बार बार कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मिठाई लेकर मेरे पास आए कि सर हम आज कामयाब हो गए, हम बेरोजगार से रोजगार में आ चुके हैं। ये मैं आपसे सुनना चाहता हूं, और मान के चलना उस दिन मुझे आपसे भी ज़्यादा खुशी होगी। और उस दिन आप अपने माता पिता के चेहरे को देखना, आपको ऐसा लगेगा कि हमने एक इतिहास रच दिया है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखें। अब मैं इंडिया एंड वर्ल्ड करंट जीके के तहत जो अपना कंटेंट आपको देने जा रहा हूं, उसमें एक दुखद खबर के साथ ही देने जा रहा हूं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिनको प्रणब दा का मतलब दादा होता है, और दादा का मतलब बड़ा भाई होता है। प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया 31 अगस्त 2020 को। ब्रेन सर्जरी हुई थी, कोरोना वायरस का कारण भी बता रहे हैं। खैर, ये कोई आपके लिए इतना वैल्यूबल नहीं है, लेकिन इनका निधन हो चुका है। किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। 2 शब्दों में यदि मैं बात कहूँ तो व्यक्ति को जीवन में, अपने जीवन में जो कुछ चाहिए होता है वो इन्होंने प्राप्त किया था। इनका जीवन वास्तव में अनुकरणीय है। ये क्लर्क से राजनीति का जो सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति, वहाँ तक पहुँचे थे। इसके अलावा सम्मानों में जो सम्मान है भारत रत्न, उसको भी इन्होंने प्राप्त किया था। तो सम्मान के संदर्भ में भी इन्होंने सबसे ऊंची ऊंचाई छुई थी, और राजनीतिक पद के रूप में भी इन्होंने सबसे ऊंची ऊंचाई छुई थी। और व्यक्ति को अपने जीवन में इससे बढ़कर और क्या चाहिए। खैर, हम इनको जानते हैं, देखते हैं कैसे इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। लिखिए, प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020। यहाँ आपको ध्यान रखना है, इस डेट का आपने ध्यान रखना पड़ेगा। इससे संबंधित क्वेश्चन जब अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था तब यह क्वेश्चन पूछा गया था। अब नहीं पूछेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु को, वो उस टाइम चर्चा में था, इस कारण से पूछा गया, अब नहीं पूछेंगे, ध्यान रखें ये। तो ये डेट आपको याद रखनी है। और इनका जो निधन हुआ, आप एक खाना पूर्ति के लिए कह सकते हो, ब्रेन सर्जरी
और कोरोना संक्रमण के कारण ये दो बातें सामने आ रही है। खैर जो भी है, अब देखिए ये जो प्रणब मुखर्जी है, इनका जन्म कब हुआ था? 11 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था। यहां आपने स्थान का नाम याद रखना है, मिराती गांव में हुआ था। मिराती गांव में इनका जन्म हुआ था और मिराती गांव का नाम आपने ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन वर्तमान में जो नया आपका प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है उसमें ये मैंने देखे हैं। और बीरभूम जिला था और पश्चिमी बंगाल से संबंधित थे। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है कि प्रणब मुखर्जी का संबंध किस राज्य से रहा, तो पश्चिम बंगाल से ये संबंधित थे। अब देखिए हम इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। इनकी जो उपलब्धियां हैं हम इसको एक कागज़ में नहीं उकेर सकते, ध्यान रखें, लेकिन हमें वो बात करनी है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। जैसे यदि इनकी उपलब्धियों की मैं बात करूं तो सबसे पहले इनका जो राजनीतिक करियर है ये क्या रहा? राजनीतिक करियर तो देखिए सांसद कितनी बार रहे ये? सांसद लोकसभा राज्यसभा में रहते हैं, तो सांसद जो रहे थे, हालांकि ये राज्यसभा में ज्यादा बार रहे थे, लोकसभा 5 बार सांसद रहे और लोकसभा में ये 2 बार रहे। थोड़ा सा आपने ध्यान देना है इस पे। इनका जो काल था 2004 से 2012 का, वास्तव में बहुत ही शानदार काल रहा। इन 9 वर्षों का जो काल रहा, इसमें ये रक्षा मंत्री भी रहे, मतलब कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, वित्त मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री भी रहे, ये रहे। तो कैबिनेट स्तर के ये मंत्री रहे इस काल में ये। उसके बाद में 2012 से 2017 के बीच में ये भारत के राष्ट्रपति रहे। अब राष्ट्रपति के संबंध में आपको मैं सारी बातें बता चुका हूं। स्टैटिक जीके में भी मैंने आपको राष्ट्रपति का पूरा पोर्शन दे रखा है, तो वहां आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। यहां पर आप जानना चाहो तो एक बात लिख सकते हो कि कैबिनेट मंत्री से राष्ट्रपति बनने वाले तीसरे राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री से राष्ट्रपति बनने वाले ये तीसरे राष्ट्रपति थे। जो पहले थे ये थे फखरुद्दीन अली अहमद और दूसरे थे ज्ञानी जेल सिंह। खैर जो भी है, ये कुछ इतनी खास बात नहीं है। तो ये इनका एक राजनीतिक करियर रहा। अब यदि इनकी उपलब्धियों को हम ये देखें कि इन उपलब्धियों का परिणाम इन्हें किन सम्मान के रूप में मिला, तो इनको अपने जीवन में बहुत सारे सम्मान मिले। मैं यहाँ जो बात करने जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण सम्मान की बात करने जा रहा हूँ। जैसे इनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान मिला था। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद, एमपी कह सकते हो। दूसरा जो हम कहें 2008 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। पद्म विभूषण मिला 2008 में इन्हें। और इसके अलावा 2011 में इनको सर्वश्रेष्ठ प्रशासक का सम्मान मिला, एडमिनिस्ट्रेटर, सर्व सुपीरियर एडमिनिस्ट्रेटर का इनको अवार्ड मिला। और 2019 में इन्हें मिला भारत रत्न। ये भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है, भारत रत्न मिला ये।
तो आप देखिए, मैंने आपको पहले ही कुछ शब्द लिखे थे। राजनीति के क्षेत्र में सबसे बड़ा पद जो होता है राष्ट्रपति होता है, वो इन्होंने प्राप्त किया। सम्मान के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा सम्मान होता है वो इन्होंने प्राप्त किया, भारत रत्न। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले थे प्रणव दा। अब देखिए, यहां सम्मान के बाद जो आपके कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इन्होंने अपने जीवन में बहुत पुस्तकें लिखी थी, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम आपने ध्यान रखना है। एक पुस्तक 2016 में लिखी थी इन्होंने, बता दूंगा आपको, उस पर क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो पुस्तकों के नाम आपने ध्यान रखने हैं। लिख दीजिए संबंधित पुस्तकें। पहली लिखिए बियॉन्ड सर्वाइकल, ऑफ द ट्रैक। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, इनके बगैर काम नहीं चलेगा। सागा ऑफ स्ट्रगल एंड sacrifices, saga of struggle and sacrifices। challenges before the nation, thoughts of reflection, the dramatic decant, दशक। ये इंदिरा गांधी पर थी, आगे नाम भी लिखा गया, द इंदिरा गांधी ईयर्स। 7वीं किताब ये इन्होंने 2016 में लिखी थी, इसको टिक कर दीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। द टर्बुलेंट ईयर्स, द टर्बुलेंट ईयर्स, ये आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 1980 टू 1996। आपने लास्ट वाली किताब जो 2016 में लिखी गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द टर्बुलेंट ईयर्स 80 टू 96। तो ये पुस्तकें हैं और इनकी राजनीतिक करियर है। इसके अलावा इनको जो सम्मान मिले ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखें। ये आप पर जो आधारित क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से उठेगा। और इसके अलावा यदि कोई नई बात हमारे सामने आती है तो इसको हम समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब देखिए, प्रणब मुखर्जी के निधन के साथ साथ ही कुछ घटनाएं चर्चा में रही। उन घटनाओं में जैसे एक तो भारत नेपाल सीमा के साथ साथ जो LAC है, भारत चीन सीमा, ये भी चर्चा में रही। देखते हैं किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी को ही हम आधार बनाएंगे। लिखिए सोनोली सीमा, कई जगह इसको सोनाली भी बोल देते हैं, सानाली भी बोल देते हैं। इनमें ये प्रोनाउंसिएशन होता है, दिग्भ्रमित होने की कोई बात नहीं होती। ये जो सोनोली सीमा है ये भारत व नेपाल के मध्य है। भारत व नेपाल के मध्य है।
ये क्वेश्चन आपके आ चुका है। यहां से जो आप क्वेश्चन उठाओगे, एक तो ये है कि भारत के वे कौन से राज्य है जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, ज्योग्राफी से जोड़कर आपसे यहां पर पूछ सकता है। दूसरा, यहां पर जो चाइना है वो उसका इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है। यहां पर कैसे दिखाई देता है, एक लाइन लिखिए, नेपाल ने इस सीमा पर पहली बार सशस्त्र पहरा लगाया है। पहली बार सशस्त्र पहरा लगाया है नेपाल ने इस सीमा पर पहली बार। ये यहां पर चीन का इन्वॉल्वमेंट देखने का मिलता है। देखिए, एक स्थान है भेरहवा, ये नेपाल का है। भेरहवा नेपाल का स्थान है। ये यहां पर चाइना नेपाल के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है। एक बात आपने ये ध्यान रखनी है, तो इस कारण से ये चर्चा में रहा है। ये यहां पर एक बात और देखनी है, भारत के राज्य जो इस सीमा को स्पर्श करते हैं, यहां से ज्योग्राफी को जोड़कर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उत्तराखंड है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल है। तो इस दृष्टि से ये जो सोनोली सीमा है, जिसको हम सानोली सीमा भी बोल देते हैं, ये भारत और नेपाल के बीच में है। आपके जो एसएससी में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो यही था कि भारत और नेपाल के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन था। क्लियर? तो राइट डाउन कीजिए एक बार। अभी देखिए, आपने शायद आज के न्यूज़पेपर में ही पढ़ा होगा, एक बकरी की प्रजाति का नाम सुना है और उसकी प्रजाति का नाम है पश्मीना बकरी। पश्मीना बकरी विश्व प्रसिद्ध बकरी है और इसकी ऊन से जो शॉल बनाई जाती है ये भारत से अन्य देशों में बेची जाती है। ये जो पश्मीना बकरी है इसकी मौतें हो रही है लगातार। तो चर्चा में तो ये इस कारण से है क्योंकि इनकी मौतें हो रही है। कई कारण हैं, एक तो भारत चीन सीमा के निकट है ये, और कुछ अन्य बीमारियां भी हो सकती है। कारणों की समीक्षा हम अभी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उसके बारे में अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। एक बार तो आप ये लिख दीजिए कि चर्चा में क्यों है ये। इनकी लगातार मौतें हो रही है। क्लियर?
और किस स्थान विशेष की है ये? यदि हम इसके स्थान की बात करें तो लद्दाख की है ये। और ये जो मोती हैं ये भारत चीन सीमा के निकट है, सीमा के निकट। और भारत चीन सीमा को हम यहां पर क्या बोलते हैं? LAC। कई बार बता चुका हूं आपको, LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां पर अभी 31 अगस्त 2020 को ही चीनी सेना ने घुसपैठ कर दी वापस। ऐसा कह रहे हैं कि लगभग 2 महीने बाद ये की है। आप जानते हो तनाव चला था। तो जहां इन्होंने घुसपैठ की है वहां पर एक झील का नाम आ रहा है। यहीं पर ही क्या है, इसके पास ही लद्दाख में ही, इस लद्दाख में ही एक झील है, पेगोंग झील लद्दाख में है। तो एक क्वेश्चन तो आपके ये हो गया कि पेगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में है और भारत चीन सीमा के निकट है, LAC के निकट है ये। इसके निकट चीनी सेना ने 31 अगस्त 2020 को घुसपैठ की। तो यहां कुछ गोलीबारी भी हुई, लेकिन आप एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखें, पेगोंग झील। आइए अब देखिए, ये जो पश्मीना बकरी है वास्तव में किस क्षेत्र विशेष की है? वो तो पता लग गया, लद्दाख क्षेत्र की है। ये लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है। इसी कारण से इसका जो अन्य नाम है इसे कहते हैं लद्दाख पश्मीना। और इसकी जो ऊन है ये विश्व प्रसिद्ध है, शॉल वगैरह बनाए जाते हैं इससे। एक शब्द और बताना चाहूंगा आपको मैं, नूरी। हालांकि साइंस में इसको हम पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के जो बच्चे हैं वो भी ध्यान दें, और जो ऑफलाइन में भी मैंने इसके बारे में पढ़ा चुका हूं। नूरी विश्व में पश्मीना बकरी का पहला क्लोन है। ये श्रीनगर में बनाया गया था, एक टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत। एक लाइन लिख दीजिए, विश्व में पश्मीना बकरी का पहला क्लोन है ये, नूरी नाम दिया गया है ये। और इसका जो निर्माण हुआ था, जहां ये बनाया गया था, ये श्रीनगर में बनाया गया था। श्रीनगर में बनाया गया था ये। तो पश्मीना बकरी का जो क्लोन है नूरी है। जब इस टाइप की घटनाएं घटित होती है, मौतें हो रही है, तो इनके क्लोन के बारे में इस टाइप के क्वेश्चन अटैच कर देता है वो। फिर हम ये सोचते हैं कि यार यह क्वेश्चन कहाँ से आ गया। वास्तव में उस क्वेश्चन का संबंध करंट से ही होता है। यदि हम देखें तो पश्मीना बकरी का क्षेत्र कौन सा है? एक नूरी, यहां से क्वेश्चन उठेगा। इसके अलावा LAC तो पहले से ही चर्चा में है, इसमें तो कोई हैरत वाली बात नहीं है। आपको पूरी डिटेल दी हुई है LAC के बारे में, वहां जाकर आप इसको देख सकते हो। पेगोंग झील ज्योग्राफी से जोड़कर आपसे पूछ सकता है कहाँ है। हालांकि इतना कोई टफ बात नहीं है, सबको पता है कि लद्दाख में है ये। एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। आइए अब मैं बात करने जा रहा हूं मन की बात की। मन की बात, हालांकि इससे पहले मैंने इसके बारे में
थोड़ी बातें कर ली थी, लेकिन वो बेरोजगारी से संबंधित मुद्दे पर अटैच किया था मैंने। लेकिन यहाँ जो मैं आपको अटैच करने जा रहा हूँ ये आपके एग्जाम की दृष्टि से 30 अगस्त 2020 को इन्होंने मन की बात की। मन की बात से हम किस टाइप के क्वेश्चन निकाल सकते हैं? मैं यदि इनकी बात करूं तो एक तो इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारतीय नस्ल का श्वान पाले। श्वान का मतलब होता है कुत्ता, ये पालें कि यदि आप कोई कुत्ते की नस्ल पालना चाहते हैं तो भारतीय नस्ल को प्राथमिकता दें। आप जानते हो कई बड़े शौकीन होते हैं कुत्तों को पालने के, आपके आसपास ऐसी वैरायटियां मिल जाएगी आपको। उन वैरायटियों को आप गौर से देखोगे तो कुत्तों की अजीब टाइप की, कई बिल्कुल ऐसे चिपके हुए से होते हैं, कई इतने होते हैं, कई तो ऐसे लगते हैं जैसे शेर है, लोइन जैसे लगते हैं जी। खैर जो भी है, सबका अपना अपना शौक है जी, निभाइए जितना कर सकते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारतीय नस्ल का लीजिए, मतलब आपके आसपास जो गली में घूमता रहता है उसको पकड़ लो और पालिए। खिलौने बनाएं, भारत में खिलौने बनाएं। और जो चीन के खिलौनों पर, वास्तव में ये चीन के खिलौनों पर एक टैक्स था, क्योंकि आप जानते हो कि भारतीय बाजार में चीन के खिलौने बहुत बिकते हैं। उसी का एक रूप था कि आप बनाइए खिलौने। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया एक ये कदम है भी, आपको ये कहा जा रहा है कि आप खिलौने बनाए। जब हम यहाँ खिलौने बनाएंगे तो हमारा जो खिलौने बनाने की कंपनियां हैं वो आगे आएगी तो हमें चाइना से खिलौनों का आयात नहीं करना पड़ेगा। और जब हम आयात कम करेंगे और निर्यात ज्यादा करेंगे, जब हम आयात कम करेंगे निर्यात ज्यादा करेंगे, इसे ही हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह होता है हम एक ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि जिसमें हमें आयात कम करना पड़े और निर्यात ज्यादा करना पड़े। आयात का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट हम कम करें और एक्सपोर्ट हम ज्यादा करें। इसी को ही आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। तभी इन्होंने कहा खिलौने बनाए। इसके अलावा आपके एग्जाम की दृष्टि से जो सितंबर 2020 का जो महीना है, ये जो मंथ है, इसे पोषण माह के रूप में मनाए। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि पोषण माह भारत कब मनाया गया था। तो सितंबर में पोषण माह के रूप में, सितंबर को पोषण महीने के रूप में, पोषण मंथ, न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया गया था। एक इन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2022 को आजादी की 75वीं वर्षगांठ है। तो अपने आप में एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि ये 75वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी या कब होगी। तो वैसे तो बहुत नॉर्मल बात है भाई, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो यहाँ पर इसके 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस अवसर पर इन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट है उनको कहा कि आप कविताएं लिखें, नाट्य लिखें। तो एक लाइन लिख दीजिए, इस उपलक्ष्य में क्रांतिकारियों पर कविताएं व नाटक लिखने के लिए कहा गया। तो ये कुछ बातें मन की बात के रूप में हमारे सामने आई। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने उसको जानने का प्रयास किया। लेकिन मैंने पहले ही आपको कहा था, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक शिक्षा के सिस्टम को सही नहीं किया जाएगा हम ये नहीं कर सकते। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हमें, उस तंत्र को हमें सुधारना पड़ेगा। हम जो मुहिम चला रहे हैं, रेलवे के जो एग्ज़ाम है, फॉर्म सबमिट हो गए, अभी कभी डेट डिक्लेयर होती है, कभी रिजल्ट नहीं आता, कभी कुछ नहीं आता, कभी भर्तियां कोर्ट में अटकी हुई है। इस सिस्टम को हमें बदलना है।
और इस सिस्टम को बदलने के लिए हमने एक मुहिम चलाई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी इसमें जीत होगी, बशर्ते आप लगे रहें। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको पहले ही कहा कि एक टीचर होने के नाते आप अपनी पढ़ाई को ज़रूर रेगुलर रखें। एक टीचर होने के नाते मेरा ये ड्यूटी बनती है, मेरा एक कर्तव्य बनता है। तो हमें हर बात को एक सिमिलर वे के रूप में लेकर चलना है, तभी हम एक इतिहास लिख सकते हैं। और इतिहास लिखने के लिए हमें जो भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम आपके साथ हैं। हमारी उपलब्धियों की बात करूं तो छोटी सी उपलब्धि जो अभी मैंने आपको बताई कि बीएसटीसी के पेपर में 98% जीके के क्वेश्चन राकेश मेहरा जी के क्लासेस के नोट्सों में से आए हैं, तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और गौरव का विषय इसलिए है कि हम जिस दिशा में चल रहे हैं वो सही है। हम इसको और अब हमारा टारगेट क्या बनता है कि ये 2% की खाई भी हम कैसे पार करें, उसी में हम निरंतर आगे लगते जाएं। इसी से इतिहास बनता है और आप में एक विश्वास पैदा होता है, क्योंकि वर्तमान में जो शिक्षा का ताना बाना चला जा रहा है, जगह जगह यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, तरह तरह की सामग्री आपको उपलब्ध करवाई जा रहे हैं, कहीं पर कुछ चल रहा है, कहीं पर कुछ चल रहा है, पीडीएफ में एक संसार हमें नजर आता है। वास्तव में ये जो दिग्भ्रमित की स्थिति है उससे निकालने का एक प्रयास मैं करता हूं। और इस प्रयास के तहत जो भी स्टूडेंट हमारे सामने आते हैं उनको हम जो गाइडलाइन करते हैं उनमें हमारा विश्वास और मजबूत हो, इसी कारण से ये बातें बनाई जाती है। हालांकि इसको कई स्टूडेंट एक इस तरीके से भी रूप में ले सकते हैं कि ये अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल कहते रहिए, कोई समस्या नहीं है। ये उनका अपना सिस्टम है, हमारा अपना सिस्टम है। आपके रिश्तेदार नहीं कहते आपको अभी पढ़ता ही रहेगा क्या, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुछ काम कर ले। तो वो कहते रहते हैं। जिस दिन आप पर प्रभाव पड़ गया उस दिन आप कभी इतिहास नहीं लिख पाओगे, और आपने जिस दिन उनको नेगलेक्ट कर दिया, इतिहास आपके साथ होगा। ये ध्यान, यही होती है कामयाबी और नाकामयाबी के कारणों में। अब आपको मैं एक बात बताऊं, मजेदार बात, आपकी सोच को बदल कर रख देगा। बात ये होती है कि हम कौन सी सोच किस वे से ले, कहते हैं ना पॉजिटिव सोच रखो। एक अभी अपना YouTube चैनल है, आपने देखा होगा। आपको हमेशा मैं जो भी कोई वीडियो सेंड करता हूं, हालांकि मैंने तो बेरोजगारी वाला जो वीडियो सेंड किया था जो कि आपके लिए था, उसमें मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं था, जो आपके लिए था, उसको भी एक स्टूडेंट ने डिसलाइक किया है। अब बताइए क्या करे उस आदमी का। तो हालांकि मैं वो जो जिसने डिसलाइक किया है उसको मैं जानता भी हूं, और वो क्या है, दोहरी जिंदगी जीता है। वो जब मेरे को मिलता है तो वो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रणाम किया था ना वो राम मंदिर के मामले में, उस तरीके से वो प्रणाम करता है, इतना सम्मान करता है। लेकिन जैसे ही मेरे से हटता है तो मेरा विरोध चालू कर देता है, हमें डिसलाइक के विरोध में कर लेता है। वास्तव में ऐसे स्टूडेंट दोहरी जिंदगी जीते हैं जो कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। मैं यही कहूँगा एक टीचर होने के नाते कि हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। हम तो वो जो डिसलाइक करते हैं उसको इस रूप में लेते हैं कि हमारे इतने लाइक आए और एक डिसलाइक आया, इसका मतलब अब हमारे नज़र नहीं लगेगी। हम तो उस डिसलाइक को नज़र बट्टू की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे सोचने का तरीका है। लेकिन आप अपने जीवन को संभालिए, अपनी व्यवस्थाओं को देखिए और एक कामयाबी के रास्ते पर चलने का प्रयास करें, उसी में आपकी भलाई है। और रही हमारी बात, तो हम अपने काम को कभी भी नहीं रोकेंगे। जब तक हम चल रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है, हम इस काम में अपना 100% देते रहेंगे। और रही गलतियों की बात, तो गलतियां तो होती ही रहती है, इंसान गलतियों का ही पुतला होता है। लेकिन हम वो सोचते हैं हम कोई भी गलती करें हम उनसे सीख हासिल करें, और इसी सीख की मियाद पर ही हम निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। और जो मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं वो भी इसी रास्ते पर चलते हैं। इसलिए आपको कोई भी दिग्भ्रमित करे, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे अन्य कोई भी हो, उसको दरकिनार कर दीजिए। आप चलते जाइए रास्ते पर।
आप चलते जाइए। ध्यान रखना, ठोकरें जो होती है हमें सिखाती है। हम ठोकर खा के नीचे गिर जाते हैं तो हमें रुकना नहीं है, उस ठोकर से हमें सीख लेनी है। इसी तरीके से आपके जो भी रिश्तेदार है, जो भी आपके फ्रेंड है, आपको किसी तरीके से जो भी डीमोटिवेट करते हैं उनको पॉजिटिव में लीजिए आप। जैसे मैंने उस डिसलाइक वाले को पॉजिटिव में लिया, इसी तरीके से हर बात का अपना एक पॉजिटिवनेस होता है, उसको लीजिए आपको। तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। और इस मुहिम को भी लगातार तेज करते जाइए और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से साथ साथ करते जाइए। ये नहीं है कि इस पढ़ाई को आप पूर्ण रूप से छोड़ दें। तो दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे इस जीके से संबंधित जो मैंने आपको लेक्चर दिया है, जिसमें प्रणब मुखर्जी के संबंध में हमने बातें की, एलएसी पर बातें की, सोनोली सीमा पर बातें की, मन की बात पर बातें की, और इन के आधार पर जो भी क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्जाम की दृष्टि से, उसको हमने जानने का प्रयास किया। इसको प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाइए, प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाइए, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और जो मुहिम वाली में जो मैंने आपको भेजी थी वो तो पहुंचानी ही है, उसमें तो कोई किंतु परंतु भी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।